हेलो दोस्तों। सोचो, अगर आपको बोला जाए कि 7 बंदा है और 7 सामान है और काम एक ही है, हर बंदे को अपना सही जगह में लगाना। आज हम करने वाले हैं LRDI का एक ऐसा अरेंजमेंट का सवाल जिसमें हर लाइन पे एक क्लू है। तो बस काम इतना ही है कि अपना लॉजिक का चश्मा पहनो और चलो मिल के सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप बिना डरे। तो मेरा नाम है आकाश और मैं यहाँ पे देता हूँ हर क्वेश्चन का सही अप्रोच। तो चलो शुरू करते बिना किसी देरी के संग। जैसा कि मैं हर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेंशन करता हूँ कि वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो कम से कम हाफ एन आवर, और उसके बाद वापस से आके सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और ये है हमारा क्वेश्चन, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद आके इसका सॉल्यूशन देखो। देखो क्वेश्चन में दिया गया 7 स्टूडेंट ABCDEFG हैज़ टू ब्रिंग डिफरेंट आइटम अमॉन्ग P1 to P6 P7 नॉट रिस्पेक्टिवली इन सेम ऑर्डर। मतलब सबको कुछ ना कुछ लाना है और सेम ऑर्डर नहीं हो सकता। ओके, अब हम लोग को ये 7 पॉइंट दिया गया है। उसके बाद लिखा है कंसिडर द ट्विन टू बी द इक्वल इन एज। मतलब एज भी है और इसमें कोई ट्विंस भी है। अच्छा ठीक है। अब देखो 7 पॉइंट जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे उसको मार्क करते जाएंगे कि हम लोग को दोबारा से पढ़ना ना पड़े। तो देखो बोला देयर इज एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ ट्विंक्स, तो एक पेयर ट्विंक्स है, तो मतलब टोटल हम लोग का एज का कैटेगरी कितना हो गया? 6 कैटेगरी हुआ। 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी के होंगे क्योंकि एक इसमें से कोई एक ट्विन है। और फिर जाके हम लोग का ये है ए से लेके जी तक पर्सन है, ठीक है। और हम लोग का P1 से लेके P7 तक हम लोग का ये आइटम है। ओके ठीक है। और दी नन ऑफ द ट्विंस बॉट, इसमें से कोई एक ट्विन है और ट्विन नॉट इक्वल टू दिया हुआ है P7। नन ऑफ द ट्विन बॉट P7 और P3 नॉट इक्वल्स टू P3। ये हो गया पहला पॉइंट को यूज़ कर लिए। अब B बॉट P6 एंड A बॉट P4। तो सबसे पहले एक चार्ट बनाते हैं जिसमें A B C D E और F और G। इस चार्ट में ये कर दो ऊपर, इस चार्ट में ये। अब बोला है A बॉट P4 और B बॉट P6, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको सेकंड पॉइंट भी यूज़ कर लिया। अब थर्ड पॉइंट बोला है दोज हु बॉट P2 P3 P5 इज यंगर टू D। तो P2 P3 और P5 यंगर टू D, मतलब D नॉट इक्वल्स टू में अगर लिखे तो मतलब D P2 नहीं हो सकता है, P3 नहीं हो सकता है, P5 नहीं हो सकता है, P4 नहीं हो सकता है क्योंकि P4 यूज़ हो गया है, P6 भी नहीं हो सकता है। तो मतलब P क्या हो सकता है? P1 हो सकता है और P7 हो सकता है। ओके तीसरा पॉइंट को मार्क कर लिए। E इज यंगर टू C हु इज यंगर टू F। ओके मतलब E इज यंगर टू C यंगर टू F, यही बन रहा है। तो हम लोग इस पॉइंट को ही मार्क कर लिए। अब देखो अगला पॉइंट क्या बोला है, द एल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट स्टूडेंट बॉट P3 एंड P4 इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। मतलब कोई भी P3 हो सकता है, कोई भी P4 हो सकता है। अच्छा अब और हम लोग को दिया गया है कि P3 D से छोटा है, तो मतलब वो एल्डेस्ट तो नहीं हो सकता है, तो मतलब P4 ही एल्डेस्ट है। तो इसको मार्क कर देते ELD, एल्डेस्ट हो गया P4, ये हम लोग का हो गया एल्डेस्ट। और यंगेस्ट क्या हो गया? यंगेस्ट हो गया P3। ओके अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया दी वन हु बॉट P1 हैज एग्जैक्टली 4 स्टूडेंट एल्डर टू हिम और हर एंड दी वन हु बॉट P7 हैज एग्जैक्टली 4 स्टूडेंट यंगर टू हिम और हर। ओके इसको छोड़ते हैं, होल्ड पे रखते हैं। हम लोग का ये पॉइंट यूज हो गया है।
अब द ट्विन हैव एटलीस्ट वन स्टूडेंट हु इज एल्डर टू हिम। अच्छा ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में इसका चार्ट बनाते पहले तो। अगर हम लोग चार्ट बनाए तो हम लोग का 6 कॉलम होना चाहिए। 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें लाइंस खींच देते हैं। इस टाइप के मैक्सिमम सवाल में हमेशा 2 केसेस बनते हैं, और 2 केसेस बनाया करो हमेशा। 2 केसेस बनाओगे उसमें से एक केसेस अपने आप एंड तक आते आते कट जाएंगे। देखो इसको लिख देते हैं केस 1 केस 2। ओके। अब देखो बोला, अब हम लोग का पहला, हम लोग इसमें डायरेक्ट पॉइंट पहले मार्क करते हैं। डायरेक्ट पॉइंट एक ये दिया गया है हम लोग का डायरेक्ट पॉइंट। एल्डेस्ट है P4 और यंगेस्ट है P3। तो हम लोग का एल्डेस्ट को लिखते हैं P4 और यंगेस्ट को लिखते हैं P3। इस वाले केस में भी लिख देते हैं एल्डेस्ट को P4 और यंगेस्ट को P3 लिख दिया। ओके, हम लोग ये पॉइंट यूज़ कर लिए। अब देखो ये वाला भी यूज़ हो गया है। P4 इज इक्वल टू A और ये एल्डेस्ट है, तो इसको भी मार्क कर देते हैं। P4 क्या है, A है, एल्डेस्ट है। अब देखो हम लोग का दिया गया है दी वन हु बॉट P1 हैज़ एग्जैक्टली 4 स्टूडेंट एल्डर टू हिम। अच्छा, P1 से एल्डर 4 स्टूडेंट है। तो हम लोग केस 1 में लिखते हैं, देखो 1 2 3 4। तो P1 केस 1 में इधर आया। और अगर 3 4 और 5 और 6 ये सब में से कोई भी एक ट्विंस हुआ, और देखो लास्ट पॉइंट में बोला गया दी ट्विन हैव एटलीस्ट वन स्टूडेंट हु इज एल्डर टू हिम। तो मतलब P6 तो नहीं हो सकता है, मतलब 6 नंबर वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि एक स्टूडेंट तो एल्डर है इससे। तो मतलब 5 4 और 3 तीनों में से कोई भी ट्विन हो सकता है। और कोई भी अगर ट्विन हुआ तो P4 आएगा, P1 आएगा इधर। अब देखो 3 नंबर वाला तो ट्विन नहीं हो सकता है क्योंकि बोला है कि एग्जैक्टली 4 स्टूडेंट एल्डर टू हिम। तो अगर पी नंबर 3 वाला अगर सेकंड केस के हिसाब से नंबर 3 वाला अगर ट्विन्स हुआ, नंबर 3 वाला अगर ट्विन हुआ, तो हम लोग का देखो ये तीनों पॉसिबिलिटी बन रही है। अब अगर नंबर 3 वाला ट्विन हुआ तब 3 स्टूडेंट इससे बड़े होंगे, और अगर हम P1 को शिफ्ट करके 2 नंबर में कर दे केस 2 में तो फिर 5 हो जाएंगे। तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है। और अब हो सकता है 4 या 5 कोई भी ट्विन हो सकता है। अच्छा ठीक है। अब देखो इसी लाइन में आगे में क्या कहा गया, P7 हैज एग्जैक्टली 4 स्टूडेंट यंगर टू हिम। अब हम लोग देखो केस 1 के हिसाब से, केस 1 में देखो 1 2 3 4। अब केस 1 के हिसाब से अगर हम लोग ट्विन देखें तो हम लोग केस 1 में ट्विन ये आ रहा है, क्योंकि देखो ये चारों तो ट्विन नहीं हो सकते हैं। P1 हम केस 1 में ये लिए थे और केस 2 में बाकी की पॉसिबिलिटी चेक कर चुके। तो केस 1 में ट्विन ये आया। अब केस 1 में बोला है कि P7, मतलब केस 1 में अगर हम लोग मार्क करें ये वाला पॉइंट, P7 है एग्जैक्टली 4 स्टूडेंट यंगर टू हिम। तो देखो 1 में आ रहा है एक 1, और इसमें 2 जन है तो 3 2 3, 1 + 2 3, और 3 में 1 जन है तो 4 हो गया। तो P7 आ गया हम लोग का इधर केस 1 के हिसाब से। एक मिनट, केस 1 का हिसाब हो गया। और केस 2 में भी अगर ये वाला पॉइंट को हम लोग मार्क करें तो हम लोग को देखो P7 हैज एग्जैक्टली 4 बोला है। तो देखो 1 2 3 4 इधर आ रहा है, तो मतलब ट्विन होना पड़ेगा P5 को। और अगर P4 मतलब 4 नंबर वाला ट्विन हुआ तो फिर जाके उसके पहले तो 3 जन आ रहे हैं 1 2 3, पर उसमें तो बोला गया है 4 जन होने चाहिए। तो हम लोग का मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है ट्विन होना। तो सेकंड केस के हिसाब से ट्विन ये हो रहा है, और यही आ रहा है P7। ओके, सेकंड केस के हिसाब से भी हम लोग P7 मार्क कर लिए।
ये वाला पॉइंट भी यूज हो गया है। अब देखो बोला है पहला ही पेज में देयर इज एग्जैक्टली पहला ए नंबर पॉइंट में बोला गया देयर इज एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ ट्विन एंड नन ऑफ द ट्विन बॉट P7 और P3। ट्विन P7 P3 नहीं हो रहा और हम P7 ट्विन हो जा रहा है, तो मतलब केस 2 पॉसिबल ही नहीं है। केस 2 हटा, अब केस 1 में ही सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो फर्दर क्या पॉसिबिलिटी बनती है। अब हम लोग को बोला गया है डी P7 है और 1 है। ओके, तो P1 होगा D और P7 मतलब P1 तो डी P1 हो सकता है और P7 हो सकता है। डी का दो पॉसिबिलिटी है। ओके, तो अगर P1 को हम लोग D रखें तो जैसे पॉइंट नंबर सी में कहा गया P2 P3 P5 आर यंगर टू D, तो पॉसिबल नहीं है P1, तो P1 हम लोग का पॉसिबल नहीं है। पॉइंट नंबर सी से ये क्लियर हो गया कि P7 होगा D। ओके, तो ये यूज़ कर लेते हैं। D हो गया P7, ये D हो गया। ठीक है, अब इधर P3 हो गया है, P7 ये P3 हो गया, P2 और P5 बचा है, तो आइदर ये P2 होगा आइदर P5 होगा, आइदर ये P2 होगा और आइदर P5 होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ओके, तो मतलब बचा ये P6 होगा। ओके, तो इसकी एक ही पॉसिबिलिटी बचे P6 होगा। अब बोला गया है हम लोग अगर इधर देखें E इज यंगर टू C इज एंड यंगर टू F, E C से कम है। और देखो ये एक और पॉइंट दिया गया P6 इज इक्वल टू B, तो हम लोग का P6 भी आया, P6 को B लिख देते हैं। ठीक है, और बोला गया है अब इस पॉइंट का यूज़ करते हैं E इज यंगर टू C एंड यंगर टू F, तो मतलब सबसे छोटा E फिर C फिर F है, तो इसके लिए तीन ही प्लेस बचे हैं। देखो ये एक प्लेस बचा है, ये बचा है और ये बचा हुआ है, तो मतलब अगर इसको थोड़ा सा 1 मिनट, इसको P2/P5 और T लिखा है ना, इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करके लिखते हैं P2/P5 और T लिखा था। ठीक है, तो देखो E इज यंगर टू C, पॉइंट नंबर डी में जो लिखा गया है E इज यंगर टू C हु इज यंगर टू F, तो मतलब तीनों मतलब F से C छोटा है, उससे छोटा E है और तीन ही प्लेस बचा गया है और सब में तो लिखा गया है, तो मतलब ये E होगा, ये F होगा और ये नहीं, ये C होगा और ये F होगा, यही पॉसिबिलिटी है। और बचा देखो A यूज हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया, तो G बचा और ये ट्विन है तो मतलब यहाँ दो जाने है, तो यहाँ पे एक G भी होगा। ओके, अब P2 और P5 के लिए हम लोग नहीं बता सकते हैं, तो चलो अब क्वेश्चन पे जाते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है विच आइटम डिड F डेफिनेटली नॉट ब्रिंग, F कंफर्म है कि ब्रिंग नहीं किया होगा, तो अगर हम लोग इधर देखें तो हम लोग का F P2 और P5 कुछ भी हो सकता है, इसमें हम लोग कन्फ्यूज़न है, पर हाँ P1 नहीं हो सकता है, ये कंफर्म है हम लोग, तो F P1 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन C राइट है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है इफ़ वी अरेंज ऑल द 7 पर्सन, सबको हम लोग अरेंज कर दे यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट में, तो विच पोजीशन ए वुड ऑक्यूपाइड। अच्छा, तो हम लोग का ये अरेंज किया हुआ है, तो एल्डेस्ट ए ऑक्यूपाई कर रहा है, एल्डर टू यंगर सब कर देंगे तो 7th पोजीशन, क्योंकि ये 6 जन है और यहाँ पे 2 जन है, तो 1 2 3 एक संग होगा, 4 5 6 और फिर ये 7th पोजीशन होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 7। अब हु बॉट P6 कौन बॉट किया है, तो चलो ये देखते हैं। ये ए है ना, ये जे को काट दो, ये खाली ओनली ए है। ओके, अब P6 कौन बॉट किया है ये देखते हैं। P6 बी बॉट किया है, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा बी। हु अमॉन्ग दिस इज वन ऑफ द ट्विन, एक ट्विन कौन सा है, ऑप्शन ये जी, देख लो एक ट्विन क्या है, जी एक ट्विन है, तो इसका ये हो गया आंसर। तो देखा दोस्तों, अगर अप्रोच सही हो तो टफ क्वेश्चन भी एक पजल गेम बन जाता है।
तो बस अब सेट को अपना लो और हाँ, प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नया चैलेंज के संग। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।